नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव वर्मा, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय होशंगाबाद, आज आपको वर्चुअल क्लास में बीए तृतीय सेमेस्टर की पंचम इकाई में एक बैंक का अर्थ, प्रकार और बैंक के कार्य विषय पर अपना व्याख्यान दूंगा। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि विद्यार्थीगण बड़े ध्यान से इस व्याख्यान को सुने। आपके अति शीघ्र ही परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है, इसके लिए यह एक परीक्षा पूर्व आपका एक स्मरण भी हो जाएगा जो विषय आपने पढ़े हैं। बैंक, जैसे कि बैंक से आप सभी सुपरिचित हैं, सभी ने बैंकों को देखा है, लेकिन बैंक की कार्यप्रणाली, बैंक के कार्य करने का ढंग, बैंक किस प्रकार से, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। वस्तुतः बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के बेंच शब्द से हुई है। यह उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि लोग बेंचों पर बैठकर पैसे का, मुद्रा का लेन देन करते थे। फिर वो अंग्रेजी भाषा में उसका अपभ्रंश होते होते आज यह बैंक नाम से सारे विश्व में फैल गया है। तो ये बैंक की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि बैंक को हम जानते सभी हैं, बैंक को हम समझते सब हैं, लेकिन अगर उसको परिभाषा में कुछ पंक्तियों में बैंक को परिभाषित किया जाए तो उसके अलग अलग स्वरूप आते हैं, क्योंकि बैंक का स्वरूप पृथक पृथक हमको देखने में आता है। वर्तमान युग में बैंक शब्द अत्यधिक व्यापक हो गया है, इसलिए उसको परिभाषित करना कठिन हो गया है। और आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री थी बारबरा बूटन, उनका कहना था कि जहां 6 अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं वहां 7 मतों का प्रतिपादन होता है। तो परिभाषा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से हमने बैंक की परिभाषाओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये 3 भाग ही बैंक की कार्यप्रणाली को परिभाषित कर रहे हैं। पहली परिभाषा है साख व्यवसाय पर आधारित परिभाषा। दूसरी परिभाषा चर्चा करेंगे हम वैधानिकता पर आधारित परिभाषा, और तीसरी चर्चा हम करेंगे कार्य पर आधारित परिभाषा। क्योंकि आप जानते हैं कि बैंक मुद्रा व्यवसायी, मुद्रा निर्माता ही नहीं, मुद्रा का व्यवसाय ही नहीं करते, मुद्रा का लेन देन भी नहीं करते, बल्कि मुद्रा का निर्माण भी करते हैं। तो मुद्रा का निर्माण बैंक किस प्रकार से करता है, मुद्रा के निर्माण को हम कहते हैं साख का निर्माण करना। तो बैंक किस प्रकार से साख के द्वारा मुद्रा का निर्माण करता है, उसको अभिव्यक्त करती है यह साख व्यवसाय पर आधारित परिभाषाएं। इसमें पहली परिभाषा डॉक्टर प्रोफेसर फिंगले सिराज के अनुसार वह कहते हैं, बैंकर वह व्यक्ति, फर्म या कंपनी है जिसके पास व्यवसाय के लिए ऐसा स्थान हो जहां मुद्रा अथवा करेंसी को जमा द्वारा साख का कार्य किया जाता है, जिसकी जमा का ड्राफ्ट, चेक या ऑर्डर द्वारा भुगतान किया जाता है, अथवा जहां स्टॉक, बॉन्ड, धातुओं और विपत्रों पर मुद्रा उधार दी जाती है, अथवा जहां विनिमय बिलों, ऋण पत्रों को बट्टे पर बेचने के लिए स्वीकार किया जाता है। यह सारी चीजें एक चीज को अभिव्यक्त करती हैं, वह है कि बैंक किस प्रकार से धन को स्वीकार करता है और उस धन को ही ऋण के रूप में विनियोजित करके साख का निर्माण करता है। इसी चीज को क्राउथर के शब्दों में अगर हम कहते हैं तो क्राउथर साहब ये कहते हैं कि बैंकर अपने तथा अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसायी होता है, अर्थात बैंकर का व्यवसाय अन्य लोगों से ऋण लेना और बदले में ऋण देना, इस प्रकार वह मुद्रा का सृजन करता है। देखिए, हमारा विद्यार्थी अर्थशास्त्र के जब गूढ़ शब्दों में जाता है, उन्हें याद करने की कोशिश करता है, तो वह उसको कठिन लगता है। मैं अपने व्याख्यान में हमेशा एक बात कहता हूं कि आप साधारण तरीके से इस चीज को समझिए। ये दोनों परिभाषाओं के अनुसार
तीसरी परिभाषा में बता देता हूं शेयर्स के अनुसार। शेयर्स कहते हैं कि बैंक वह संस्था है जिसके ऋणों को अन्य व्यक्तियों के पारस्परिक भुगतान के लिए विस्तृत रूप से स्वीकार किया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के अनुसार बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य साख का निर्माण करना है। देखिए, साख व्यवसाय पर आधारित ये बैंक की परिभाषा है। तीनों अर्थशास्त्रियों द्वारा जो मुख्य बात कही गई है वो है मुद्रा का लेन देन, और बैंक जो मुद्रा को स्वीकार करता है उसी मुद्रा को इच्छुक व्यक्तियों को साख के रूप में, ऋण के रूप में प्रदान करता है। यह धन का हस्तांतरण बैंक की क्रियाविधि को स्पष्ट करती है। दूसरी परिभाषा है कार्य पर आधारित परिभाषा। कार्य पर आधारित यानी बैंक के कार्य के आधार पर बैंक को परिभाषित किया है। प्रोफेसर एजी हर्ट कहते हैं बैंक वह है जो अपने साधारण व्यवसाय में धन प्राप्त करता है जिससे वह उन व्यक्तियों के चेकों का भुगतान करता है जिनके खातों में यह धन प्राप्त करता है। प्रोफेसर सरजान पेजट कहते हैं कोई भी संस्था तब तक बैंक नहीं कही जा सकती जब तक वह सामान्य जनता की राशि जमा ना करे, उसके नाम पर चालू खाते ना खोले, अपने ग्राहकों का भुगतान एवं संकलन ना करे। गिलबर्ट के अनुसार बैंक पूंजी अथवा सही शब्दों में मुद्रा का व्यवसाय है। मुद्रा को कार्य के आधार पर परिभाषित तीन अर्थशास्त्रियों की परिभाषा मैंने आपके समक्ष रखी। तीनों अर्थशास्त्रियों की परिभाषा में जो मुख्यतः बात निकल के आती है वह है मुद्रा का लेन देन और मुद्रा के जरूरतमंद का पैसा जमा करना और जरूरतमंद को पैसा विनियोग करके साख का निर्माण करना। सही शब्दों में यह मुद्रा का व्यवसाय है, मुद्रा का लेन देन है। अब हमने दोनों परिभाषाएं पढ़ी। अब दोनों परिभाषाओं को जब हम एकीकृत होकर देखते हैं तो एक हम कहें सर्वोत्तम परिभाषा कह लें या उचित परिभाषा कह लें या दोनों परिभाषाओं को मिलाती हुई जो मुख्य बात निकल के आती है कि बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करता है, एक ऐसा प्रतिष्ठान है जो धन जमा, संरक्षण व निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। देखिए, अब हम आप थोड़ी सी चर्चा करें। बैंक में हम सब जानते हैं कि पैसा हम जमा करते हैं, वह बैंक उस पैसे के आधार पर साख का सृजन करके राशि को विनियोग करता है जिससे उसे ब्याज प्राप्त होता है और इस तरह से बैंक धनोपार्जन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि बैंक केवल मुद्रा व्यापारी ही नहीं बल्कि मुद्रा निर्माता भी हैं। इस तरह का जब प्रश्न हमारे भी आता है, कभी कभी अधिकांशतः ये प्रश्न पूछा जाता है कि बैंक केवल मुद्रा व्यापारी ही नहीं बल्कि मुद्रा निर्माता भी हैं। इसमें आपको बैंक की इसी तरह के कार्य, बैंक की जो कार्य हैं कि किस तरह से बैंक राशि को स्वीकार करता है, नोटों का निर्गमन करता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि बैंक किस प्रकार से नोट का निर्गमन करता है, नोट को छापता है और देश में उस मुद्रा को चलाता है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए धन से संबंधित सभी प्रकार के लेन देन के कार्य करते हैं। आज आप सब अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, आज आपको मालूम है कि आपके संबंधित सारी जो पैसे का लेन देन है, जो फीस हो या आपका छात्रवृत्ति हो या आपको किसी प्रकार का कोई स्कॉलर मिल रही हो, आज शासन ने व्यवस्था की है कि सबको उनके खातों के में वो राशि जमा हो जाए और उनको मिल जाए। यह चीज आपको बैंक की कार्यप्रणाली स्पष्ट करती है। परिभाषाओं के आधार पर बैंक की विशेषताएं जो परिलक्षित होती हैं, बैंक की विशेषताएं जो उभर कर आती हैं, मोटे तौर पर इन परिभाषाओं को हम इस तरह से बता सकते हैं कि बैंकिंग लेन देन का कार्य करता है अथवा बैंकर वह व्यक्ति या संस्था है जो मुख्य रूप से बैंकिंग के कार्य करती है। यदि उसका आर्थिक लेन देन का कार्य गौण होता है तो वह बैंक नहीं है। वह संस्था बैंक नहीं है जो आर्थिक लेन देन का कार्य नहीं करती। इसमें यह विशेषता परिलक्षित होती है कि बैंक वह है, वह संस्था है, वह प्रतिष्ठान है जो
पैसे का लेन देन करती है। प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा, बैंकर या बैंक वही व्यक्ति या संस्था होता है जो समाज के में बैंकर के कार्यों को प्रतिष्ठित करता हो। आप सब जानते हैं कि आज व्यक्तियों को बैंक पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, क्योंकि भरोसा ये होता है कि उसका धन जो है बैंक में सुरक्षित है। तीसरी विशेषता परिलक्षित है आय का साधन। कोई भी व्यक्ति या संस्था उसी दशा में बैंक होती है जब आय का एकमात्र साधन बैंकिंग व्यवसाय हो। यदि वह व्यक्ति या संस्था इस व्यवसाय को जीवन निर्वाह के मुख्य साधन के रूप में नहीं अपनाता तो वह बैंकर है। देखिए, बैंक, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि बैंक केवल मुद्रा व्यापारी ही नहीं, महज लेन देन का कार्य बैंक नहीं करता, बल्कि बैंक जो है मुद्रा का निर्माण भी करता है। जब बैंक आपसे पैसा लेता है तो आपको भी ब्याज देता है, लेकिन जब आपके ही धन से एकत्रित धन को, जो विभिन्न लोगों ने जो पैसा बैंक में जमा किया है, उसको बैंक जरूरतमंद व्यक्तियों को या जो विनियोग करना चाहते हैं पैसे को, उनको ऋण के रूप में उधार देता है। खैर, परिभाषाओं के आधार पर मैं अब बैंकों के प्रकार आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के बैंक जो हैं होते हैं। कार्य के आधार पर बैंकों के प्रकार में पहला बैंक का प्रकार है व्यापारिक के वाणिज्यिक बैंक। व्यापारिक बैंक वह संस्था है जो स्वयं की तथा जनता की साख का व्यापार करती है। देखिए, आप जो पैसा बैंक में जमा करते हैं वह साख के आधार पर करते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित है और बैंक ने जितना हमको बताया है कि हम इतना पैसा आपकी रकम पर देंगे, उतना उस पैसे का मिलने की हमको गारंटी है। दूसरी ओर जनता की साख का, बैंक भी जनता को जो पैसा देता है वो जनता की साख को बरकरार करता है कि यह व्यक्ति जो हमसे ऋण ले रहा है यह मैं ब्याज के हमको चुकाएगा। यह बैंकिंग व्यापारिक बैंक इसको कहते हैं। दूसरा होता है औद्योगिक बैंक। देखिए, औद्योगिकरण को आर्थिक विकास की कुंजी माना गया है। विशिष्टीकरण श्रम विभाजन ने लाभ की मात्रा को बनाया है, जिससे बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए पूंजी की भारी मात्रा जुटाना आवश्यक हो गया है। अतः उद्योगों को भारी मात्रा में दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औद्योगिक बैंकों की स्थापना की गई है। देखिए, औद्योगिक बैंक जैसे नाम से जाहिर है, आज वैश्वीकरण के वर्तमान युग में तीव्र आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन बड़े बड़े बृहद पैमाने के उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण, देखिए औद्योगिक बैंक में एक शब्द ध्यान रखिएगा कि दीर्घकालीन ऋण। बैंक कई प्रकार के ऋण देता है, दीर्घकालीन, अल्पकालीन, अति अल्पकालीन, लेकिन जो औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण दिए जाते हैं, यह ऋण देने का कार्य औद्योगिक बैंक करते हैं, जिनका आज बहुत बड़ा महत्व सारे देश में है। बड़े बड़े औद्योगिक बैंक हैं जो कि उद्योगों के लिए ऋण मुहैया करा रहे हैं। तीसरा बैंक है कृषि बैंक। इस बैंक से हम सभी सुपरिचित हैं। यह बैंक छोटे छोटे गांवों में भी संचालित हैं। कृषि बैंक, आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। कृषि व्यवस्था व्यापार तथा कृषि से संबंधित उद्योग धंधों में होती है। इसकी ऋण संबंधित आवश्यकताएं व्यापार तथा उद्योग धंधों को ऋण आवश्यकताओं से भिन्न होती हैं। किसान को दो प्रकार की श्रेणी के ऋण की आवश्यकता होती है। प्रथम किसान को बीज, खाद, औजार खरीदने के लिए अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था होती है तथा द्वितीय भूमि में स्थायी सुधार के लिए, सिंचाई के लिए उसको ऋण की आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं। और स्पष्ट शब्दों में कहें तो एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले भारत देश में आज गांव-गांव में कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने नई नई योजनाएं प्रारंभ की हैं। आपने अभी देखा होगा किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि रबी और खरीफ दोनों की फसलों के लिए अल्पकालीन ऋण मुहैया कराता है। मध्य प्रदेश सरकार तो 0% ब्याज की दर पर किसान को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, ताकि किसान
खाद बीज जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े और निजी साहूकारों के चंगुल से वो मुक्त हो सके, यह काम, ऋण देने का काम हमारा कृषि बैंक करता है। आपने देखा होगा कि भूमि में सुधार के लिए जो रबी और खरीफ की फसल के लिए 6-6 महीने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड जिसको बोलते हैं, ये कृषि बैंक का ही एक अवदान है, एक योगदान है। एक बैंक होता है भूमि विकास बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। यह बैंक भी किसानों की भूमि सुधार संबंधी कुआं खोदने के लिए, किसान खेतों का समतलीकरण करने के लिए, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए दीर्घकालीन, अल्पकालीन और मध्यकालीन तीनों प्रकार के ऋण कृषि बैंकों द्वारा मुहैया कराए जाते हैं। एक बैंक और आपको बताऊंगा वो है विदेशी विनिमय बैंक। आजकल वैश्वीकरण के वर्तमान युग में दुनिया ही एक ग्राम हो गई है, ग्लोबल हो गया है। पूरा ग्लोब जो है एक गांव के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं, बाहर के लोग हमारे देश में आते हैं, पर्यटन बढ़ रहा है और उद्योग बढ़ रहा है। इसमें विदेशी मुद्राओं का लेन देन सुलभ हो सके, यह कार्य विदेशी बैंक, विनिमय बैंक करता है। और जो मुद्रा का आप उसमें एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में आसानी से विनिमय जो करता है उसको विदेशी विनिमय बैंक की श्रेणी में आता है। पांचवा महत्वपूर्ण बैंक है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक, कभी कभी प्रश्न आता है कि बैंकों का बैंक केंद्रीय बैंक, इसके कार्य निष्पादन पर लेख लिखिए। प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जिसको कि हम बैंकों का बैंक कहते हैं। इस केंद्रीय बैंक का सारे बैंकों के ऊपर नियमन, नियंत्रण और संरक्षण होता है। यही केंद्रीय बैंक बैंकों की ऋण देने की क्षमता घटाता है, बढ़ाता है। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन की स्थिति में मौद्रिक नीतियों का नियमन भी केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है और केंद्रीय बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों को सारे बैंक मानते हैं और उसके अनुरूप अपना कार्य निष्पादन करते हैं। फिर भी केंद्रीय बैंक के मैं मुख्य कार्य आपको बताऊंगा। केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन करने का एकाधिकार होता है। भारत में नोटों का निर्गमन करने का एकाधिकार केंद्रीय बैंक को है। यह बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है। जितने भी भारत में बैंक संचालित हैं, इन सभी बैंकों का बैंक केंद्रीय बैंक है और यही बैंक बैंकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। अंतिम ऋणदाता केंद्रीय बैंक होता है। सरकार का बैंक, यह केंद्रीय बैंक, सरकारी बैंक भी इसको कहा जा सकता है क्योंकि सरकार की, वित्त मंत्रालय की सारी रीति जो भी नीतियां होती हैं उसको उनको लागू करने का अधिकार जो है केंद्रीय बैंक को होता है। यह सरकार का सलाहकार भी होता है। आज ही एक पेपर में है कि छोटे छोटे गांवों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाई जाएं। ये सरकार के निर्देशों पर रिजर्व बैंक जो है बहुत गंभीरता के साथ विचार कर रहा है और इसके गुण दोष के आधार पर आप देखेंगे कि आने वाले समय में छोटे छोटे कस्बों में भी बैंक की सुविधा उपलब्ध होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के राष्ट्रीय कोष का संरक्षक होता है। महत्वपूर्ण कार्य है केंद्रीय बैंक का कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं हैं, जो विदेशी मुद्राएं हैं, उनका संरक्षक, उनका भुगतान करने की गारंटी केंद्रीय बैंक लेता है। साख नियंत्रण के सभी कार्य, अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश में महंगाई जो है बढ़ रही है। इस महंगाई का नियंत्रण के लिए बैंक यह भी महसूस करता है, सरकार यह भी महसूस करती है कि जनता के पास यदि ऋण के रूप में पैसा अधिक पहुंच जाता है तो यह भी मुद्रास्फीति का कारण बनकर आगे चल के महंगाई बढ़ाने का कार्य भी कर सकती है। तो इसको रेपो रेट कहते हैं। बैंक, केंद्रीय बैंक ये तय करता है कि बैंकों को कितना, जो बैंकों की कुल जमा राशि है उसमें उसे कितना पैसा अपने पास रखना है और कितना प्रतिशत पैसा उसको साख निर्माण के लिए ऋण के रूप में उपलब्ध कराना है। व्यापारिक बैंकों के कार्य। व्यापारिक बैंक जो कमर्शियल बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं,
इनके कार्य स्पष्ट है। आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आप बैंक में जब जाते होंगे तो देखते होंगे कि एक लाइन लगी है, पैसा, कुछ लोग पैसा जमा कर रहे हैं, कुछ लोग पैसा निकाल रहे हैं, कुछ लोग ना पैसा जमा कर रहे हैं ना निकाल रहे हैं, बल्कि बैंक से ऋण के रूप में पैसा प्राप्त कर रहे हैं। तो यह व्यापारिक बैंक यह 3 प्रकार के कार्य करता है। जमा स्वीकार करता है, ऋण व अग्रिम ऋण देता है, एजेंट संबंधित काम भी करता है। आज बैंक जो है, व्यापारिक बैंक, आपकी सारी देनदारियां हैं वह बैंक छोटे से आपका शुल्क लेकर वो उसको पूर्ण करता है। आज आपने इसमें एक पॉइंट छूट रहा है जो मैं आपको फिर से बता दूं। आज आपने देखा होगा एटीएम कार्ड, जगह जगह मशीनें लगी हुई हैं। बैंक आपके घर, आपके द्वार तक पहुंच गया है। वह आपको हर सुविधा मुहैया करा रहा है जिससे कि आपकी जनता को धन संबंधी प्राप्ति में कोई विशेष कठिनाई ना हो। औद्योगिक बैंक के कार्य हैं दीर्घकालीन जमा स्वीकार करना। जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया कि दीर्घकालीन ऋण देने का काम उद्योगों के स्थापना के लिए, जो बृहत स्तर के उद्योग हैं उनकी स्थापना के लिए दीर्घकालीन ऋण जो है बैंक देता है। वहीं दूसरी ओर बैंक दीर्घकालीन जमाएं भी स्वीकार करता है। जो लोग पैसा लंबे समय तक बैंक में फिक्स के रूप में, स्थायी उसके रूप में जमा रखना चाहते हैं तो बैंक उसको भी स्वीकार करता है। दीर्घकालीन साख की पूर्ति सुस्पष्ट है कि बैंक जरूरतमंद उद्योगपतियों, व्यवसायियों को जो कि अपना बृहत स्तर पर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनको दीर्घकालीन लंबे समय तक के समय के लिए ऋण की पूर्ति करता है। निर्गमन हेतु सहायता करता है, औद्योगिक प्रबंध में भागीदारी करता है। कहीं कहीं बैंक जो है औद्योगिक प्रबंध में भी अपने संस्था को इन्वॉल्व करके हुए उसकी रीति नीति या उसका कार्य निष्पादन है उसमें अपना योगदान देता है। कृषि बैंक, जिसमें मैंने आपको बताया था कृषि बैंकों के प्रकार में सभी जानते हैं, कृषि सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, इसको हम नाबार्ड भी बोलते हैं। इससे अधिकांश लोग परिचित होंगे कि यह जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, यह कृषि के अतिरिक्त कृषि पर आधारित जो कृषि जनित अन्य उपक्रम हैं, जैसे कि गोडाउन के निर्माण के लिए आज मध्य प्रदेश में बड़ी खुशी की बात है कि उत्पादन बढ़ रहा है और इस उत्पादन को संरक्षित, सुरक्षित रखने के लिए निजी गोदाम बनाने के लिए भी सरकार जो है बड़ी मात्रा में ऋण सुविधा उपलब्ध कराती है। यह ऋण सुविधा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नाबार्ड द्वारा उपलब्ध होती है। अगर बृहत पैमाने पर भूमि में सुधार करना है तो भी यह नाबार्ड संस्था जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यह ऋण उपलब्ध कराती है। विदेशी विनिमय, जैसे मैंने पूर्व में बताया, विनिमय बिलों का क्रय विक्रय करता है। जो आयात निर्यात के द्वारा विनिमय बिल प्रस्तुत किए जाते हैं, यह संबंधित देश की मुद्रा में भुगतान के लिए विदेशी विनिमय बैंक कार्य करता है। विदेशी ऋणों का भुगतान, संबंधित किसी देश से अगर विदेशी ऋण लिया गया है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया गया है तो उसके विदेशी ऋणों का भुगतान भी विदेशी विनिमय बैंक द्वारा किया जाता है। एक बैंक जो आपने इसका नाम सुना होगा, अलग से इसका उल्लेख है, वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। 2 विश्व युद्धों के बाद जब दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई तो उन देशों के पुनर्निर्माण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई कि भाई, जो अगर किसी देश जो है युद्ध के कारण उसकी अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी है, ऐसे ऐसे देश का पुनर्निर्माण किस प्रकार से हो, इस ऐसे देश का अर्थव्यवस्था को पटरी पर किस तरह से लाया जाए, तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य हैं, इसके कई देश सदस्य होते हैं। जो देश इसके सदस्य हैं, उन सदस्य देशों को ऋण प्रदान करना। IMF देशों की, विभिन्न दुनिया भर के देशों की जरूरत के मुताबिक उनको अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अति दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। एक अर्थव्यवस्था जर्जर होने की स्थिति में, आयात निर्यात में असंतुलन होने की स्थिति में भुगतान असंतुलन की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अर्थात आयात अधिक है, निर्यात कम है, पैसा कम आ रहा है, पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, तो इसमें जो भुगतान असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस भुगतान असंतुलन को संतुलित कैसे किया जाए, उसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो ऋण उपलब्ध कराता है। तकनीकी सहायता देना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष महज पैसे के द्वारा ही सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य नहीं करता, अपितु वह यह भी देखता है कि भाई अगर उस देश में कुछ तकनीकी सलाह की आवश्यकता है, कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता है, अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अगर हमको उनको तकनीकी सहायता की जरूरत होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उसको भी मुहैया कराता है। इसी प्रकार का यह दूसरा बैंक जो है वो है विश्व बैंक। इस पर भी पृथक से आपका प्रश्न आता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक बोलते हैं। इस विश्व बैंक का कार्य भी सदस्य देशों को दीर्घकालीन ऋण देना, राष्ट्रों के पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। कई राष्ट्र जो लंबे समय तक आंतरिक हालातों के कारण अपनी अर्थव्यवस्था पर नियमन और नियंत्रण खो देते हैं, या लंबे समय तक युद्धरत रहने के कारण उनकी अर्थव्यवस्था बहुत जर्जर हो जाती है, ऐसे देशों के पुनर्निर्माण के लिए, ऐसे देशों के निवासियों के जीवन स्तर में के वृद्धि के लिए, आधारभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए विश्व बैंक जो है वह राष्ट्रों को ऋण देता है। इसके साथ ही विश्व बैंक एक कार्य और करता है कि वह ये चाहता है कि जो विश्व बैंक के, वर्ल्ड बैंक के जो सदस्य देश हैं, वह भी अपने साथी देशों को परस्पर आवश्यकता के अनुरूप ऋण देने के लिए वो प्रोत्साहित करता है कि भाई जैसे कि भारत अफगानिस्तान को ऋण दे, जापान अन्य जरूरतमंद राष्ट्र को ऋण दे, जो भी उसके सदस्य राष्ट्र हैं, परस्पर उनमें एक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे ऋण के अतिरिक्त, पैसे की सहायता के अतिरिक्त तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है, इसी प्रकार से विश्व बैंक भी अपने सदस्य राष्ट्रों को तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है, देखिए बैंक में पुनः एक बार बैंकों का महत्व और उपयोगिता बताऊं, इसके पूर्व मैं पुनः आपको एक बार, क्योंकि हमारा अर्थशास्त्र का विद्यार्थी सब कुछ जानते हुए सब जानते हैं, लेकिन उनको शब्दों में जब हमको लिखने की बारी आती है तो हम वो शब्द याद करने की कोशिश करते हैं कि जो शब्द हमने किताब में पढ़े थे, और वहां थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है। क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करने में आप सबसे पहले उसकी कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखिए। कार्य, अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन उसका अभ्यास करते हैं। पैसे का लेन देन बैंक से हम करते हैं, एटीएम से हम करते हैं। हम ये जानते हैं कि बैंक का काम जमा स्वीकार करना और उस जमा राशि के द्वारा साख का निर्माण करना। साख निर्माण पर हमेशा प्रश्न आता है। बैंक, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा, बैंक केवल मुद्रा व्यापारी नहीं, मुद्रा निर्माता भी है। स्पष्ट करें, व्याख्या करें
इसमें आपको यही सब बैंकों के कार्य लिखना है कि बैंक का एक कार्य जो मेरे इस व्याख्यान में नहीं आया, वो एक समाशोधन गृह का कार्य भी बैंक करता है। समाशोधन गृह का मतलब है कि बैंक पारस्परिक जो हमारे खाते होते हैं, हमारे आजकल तो बैंकों ने अपनी कार्यों को इतना बढ़ा दिया है कि आपके रोजमर्रा के जितने भी आपके भुगतान हैं वह बैंक उदारता, आप बैंक को एक पत्र लिख दीजिए, हमारा ये बिल यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए, ये राशि इसमें ट्रांसफर कर दीजिए, आपका सुगमता से घर बैठे काम हो जाता है। आजकल मोबाइल बैंकिंग भी एक नई सुविधा जो है बैंक दे रहा है। तो मैं यही बात हमेशा कहता हूं कि आप जब भी प्रश्न आए, कोई भी प्रश्न आए, तो उसमें आप एक बार एक चलचित्र जैसी छवि बना लीजिए कि बैंक कार्य क्या क्या करता है। ये सभी जानते हैं, इसमें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है कि बैंक मुद्रा को लेता है, जमा करता है, संरक्षित करता है, मुद्रा का निर्गमन करता है, फिर साख का निर्माण करता है। साख के निर्माण के द्वारा यदि बैंक में हम जमा राशि ना करें, बैंकों में हम पैसा जमा ना करें, तो बैंक साख का निर्माण नहीं कर सकता। हमारे ही राशि से बैंक हमको ही ऋण प्रदान करता है। इसको ये समझने की कोशिश करें। अब मैं बताऊंगा आपको बैंकों का महत्व, उपयोगिता। बैंक के कार्य देखकर बैंक की मुद्रा की सुरक्षा, सुविधा, संरक्षण, निर्गमन जैसी उसकी उपयोगिता को देखते हुए आज हमारे जीवन में बैंकों का अत्यंत महत्व है। बैंकों का महत्व एवं उपयोगिता इसमें भी हो जाती है कि बैंक धन संग्रह का कार्य करता है, बैंक मुद्रा का हस्तांतरण करता है, बैंक साख मुद्रा का प्रचलन में लाता है, बैंक के द्वारा मुद्रा प्रणाली में लोच उत्पन्न होती है, बैंक के द्वारा भुगतान की सुविधा हमको प्राप्त होती है, आंतरिक और विदेशी व्यापार में सहयोग मिलता है, मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा होती है। अब मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा कैसे होती है? हमारे विद्यार्थी जानते हैं कि बैंक में एक लॉकर सुविधा होती है। बैंक एक लॉकर सुविधा भी देता है कि हम कभी भी कहीं बाहर जा रहे हैं, हमारे घर में अगर हमारी राशि हमको ऐसा लगता है कि सुरक्षित नहीं है और उसको पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करना है, तो इसके लिए बैंक बहुत छोटा सा कुछ राशि लेकर और आपको लॉकर की सुविधा अपने बैंक में उपलब्ध कराती है और आपकी मूल्यवान धातु जो है, मूल्यवान वस्तु जो है, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी है, उसकी सुरक्षा की गारंटी बैंक मुहैया कराता है। मूल्यों में स्थिरता, देखिए जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा कि मूल्यों में स्थिरता, बैंक सरकार का सलाहकार भी है, सरकार का एजेंट भी है और सरकार की रीति नीति के अनुरूप कार्य करने वाली एक प्रतिष्ठान भी है। बैंक मूल्यों में स्थिरता के लिए भी कार्य करता है। मैंने बताया कि जब बैंक उदारता पूर्वक ऋण उपलब्ध कराता है, ऐसी स्थिति में कभी कभी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी लोगों के हाथों में पैसा अधिक होने के कारण यदि उत्पादन में कमी हो जाए किसी कारण से और लोगों के पास क्रय शक्ति अधिक आ जाती है, ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। इन मूल्यों में स्थिरता कैसे आए, इसके लिए जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा कि केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है। यदि सरकार यह महसूस करती है कि मुद्रास्फीति की स्थिति बढ़ रही है, महंगाई का प्रतिशत बढ़ रहा है, तो सरकार जो है बैंक को यह निर्देश भी देती है कि वह रेपो रेट में परिवर्तन करे, अर्थात बैंक जो ऋण देने का जो प्रतिशत है, जो रेशो है, जो अनुपात है, उसको
वह बढ़ा देता है कि बैंक नकदी के रूप में इतना पैसा अपने पास रखेंगे। अगर उसकी मात्रा बढ़ा देता है तो बैंक की ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने का कार्य होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह मूल्यों में स्थिरता प्रदान करने का भी कार्य होता है। अभी आपने देखा होगा सरकार की एक बहुआयामी योजना थी कि एक ही दिन में खाते, अधिकांश लोगों के खाते जो है खोलना, उसके लिए भी सरकार ने निर्देशित किया और बैंकों ने उदारता पूर्वक सारे देश में खाता खोलने की एक नई मुहिम, एक नया अभियान शुरू किया। तो आज हमारे जीवन में बैंक की कार्यप्रणाली, बैंक की कार्य क्षमता की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। मैं समझता हूँ कि बैंक का अर्थ, प्रकार, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और बैंकों के कार्य से आपकी जानकारी मैं कुछ हद तक संतुष्ट करने में सफल रहा हूँगा। अब आप चाहें कोई भी विद्यार्थी प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि 17 तारीख से शायद पेपर हैं, तो परीक्षा पूर्व अपना ये एक वो हो जाएगा। कोई भी विद्यार्थी, हेलो सर, यदि कोई प्रश्न आपके मानस में है, हेलो सर, तो आप मुझे बताएं। हम उस पर परस्पर संवाद करके उसको हल करने की कोशिश करते हैं। हेलो सर। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर। कहाँ से बोल रहे हैं भाई? सर, नेपानगर कॉलेज से, पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय से। कहाँ? बुरहानपुर? नेपानगर सर, नेपानगर। हाँ चलिए, पूछिए, क्या शुभ नाम है? सर, मेरा नाम प्रदीप सोनवन है। हाँ बताइए प्रदीप। सर, मेरा क्वेश्चन है, रेपो दर क्या होता है? रेपो रेट है नगद, जो बैंक के जो बैंक होते हैं उसको 1% होता है कि इतना धन जो है बैंक अपने यहाँ रखेगा और इतना धन जो है, इतना जो जमा राशि है उसका इतना प्रतिशत वो जो है ऋण के रूप में मुहैया कराएगा। इस रेपो रेट को सरकार नियंत्रित करती है। अभी कई बार पेपरों में आता है कि रेपो रेट परिवर्तित हो गया, रेपो रेट बढ़ रहा है, घट रहा है। अभी कल ही पेपर में था, रघुराज राजन साहब का बयान था कि सरकार उस पर विचार कर रही है। जो ब्याज दर अभी अधिक बढ़ी हुई है, तो बैंक का यह अनुपात सुनिश्चित होता है कि जिसमें कि वो इतनी राशि संरक्षित रखे अपने पास और इतना प्रतिशत राशि ऋण के रूप में लोगों को वो मुहैया कराती है। थैंक यू सर। ओके। गुड मॉर्निंग सर। मैं छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज से बोल रही हूँ जी। मेरा प्रश्न है सर, बॉन्ड और प्रतिभूति में क्या अंतर है? जी, बॉन्ड और प्रतिभूति में क्या अंतर है? तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है शायद। बॉन्ड और हाँ जी। बॉन्ड जो है, गवर्नमेंट बॉन्ड निष्पादित करती है, विभिन्न कंपनियों के बॉन्ड निष्पादित करती है। और प्रतिभूति जो होती है, प्रतिभूति जो है गारंटी के तौर पे कोई भी भवन है या उसका प्रतिष्ठान है, उसको हम प्रतिभूति के रूप में सरकार जो है गारंटी के तौर पर या बैंक गारंटी के तौर पर स्वीकार करती है। और बॉन्ड जो है वो निष्पादित करती है समय समय पर कि उस बॉन्ड में वो व्यक्ति पैसा विनियोग करें। अच्छा प्रश्न है ये भी। और उसमें सरकार कई प्रकार की सहूलियतें भी देती है। पहले तो इनकम टैक्स में भी कि आप एक मुश्त 10,000 रुपए का बॉन्ड खरीद लीजिएगा और सरकार ये कहती है कि हम उसको इतने प्रतिशत, जो बॉन्ड आपको एक ड्राफ्ट जैसा होता है, और इसके पश्चात हम आपको इतने प्रतिशत पर उस पर पैसा उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू सर। ओके। हेलो सर, धन और पूंजी में क्या अंतर है? धन और पूंजी में क्या अंतर है? सबसे बढ़िया प्रश्न किया तुमने। धन और पूंजी में क्या अंतर है?
और मैं इसको तुमसे प्रत्युत्तर कहता हूं। सुनो सुनो सुनो, प्रश्न ये आता है कि समस्त धन पूंजी होता है, समस्त पूंजी धन नहीं होती। ठीक है ना? अब सुनिए सुनिए, अब आपका मूल प्रश्न, मैंने क्या बोला? समस्त धन पूंजी होता है, समस्त धन पूंजी होता है, लेकिन समस्त पूंजी धन नहीं होती। धन और पूंजी में ये अंतर है कि जो आपकी मार्कशीट है, आपकी मार्कशीट है ना, वह आपका धन है। यदि उस मार्कशीट के आधार पर आपको जिला उद्योग केंद्र या बैंक ऋण देता है तो वह आपकी पूंजी बन जाता है। आपके पास दो मकान है, दोनों मकान में आपका परिवार रहता है, वह आपका धन है। लेकिन उस मकान का एक भाग यदि आप किराए से देते हैं और उसके बदले में आपको 2000 रुपया प्रति माह पैसा प्राप्त होता है, तो वह आपका धन पूंजी बन जाता है। दूसरे शब्दों में साफ साफ मैं बताऊं कि समस्त धन, जितने प्रकार का भी सोना चांदी रुपया पैसा, घर द्वार, पशु, जल जंगल जमीन, सब चीजें, यह आपका धन है, यह धन की श्रेणी में आता है। लेकिन जब इस धन का वह भाग जिसके द्वारा हमको और अधिक हमको धन प्राप्ति होती है, धनोपार्जन होता है, तो वही धन हमारी पूंजी बन जाती है। समझ में आया? हाँ हाँ सर। समझ में नहीं आया तो पूछ लो। ठीक है सर, हाँ जी। केंद्रीय बैंक का नोट निर्गमन करता है, तो 1 रुपए का नोट का निर्गमन भारत सरकार क्यों करता है? भारत सरकार। यस सर। सही है ना? और बाकी के नोट कौन निर्गमन करता है? रिजर्व बैंक करता है, तो 1 रुपए का नोट रिजर्व बैंक क्यों नहीं करता? अब ये शासकीय नीति है, हाँ, अब तो वैसे ही बंद हो रहा है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप अपने यहाँ नोट निर्गमन की कौन सी पद्धति है? नोट किस आधार पर निर्गमित होते हैं? न्यूनतम निधि प्रणाली है ना? चलिए बैठिए। हेलो हेलो हेलो, बोलो। हेलो। हाँ सर, मैं SNPG कॉलेज खंडवा से बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ सर, ये रिवर्स रिपो रेट क्या है और रिवर्स रिपो रेट को रिपो रेट क्यों कहते हैं? क्या? रिवर्स रिपो रेट क्या है और रिवर्स रिपो रेट को रिवर्स रिपो रेट क्यों कहते हैं? मैंने बताया ना कि जब जमा और ऋण के अनुपात में कमी हो जाती है तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोल देते हैं। हेलो 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 हाँ जी। हेलो 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 सर, हाँ जी। सेंधवा पीजी कॉलेज से, सेंधवा से? पीजी कॉलेज, सिंधिया सेंधवा हाँ जी। पीजी। हाँ जी जी जी। सर सर एक क्वेश्चन है सर, 1 जी। रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट में क्या फर्क है? 1 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट में क्या फर्क है? आप बताओ। 1 रुपए में 100 पैसे बनते हैं और 10 नहीं रुपए में सर, कितने बनते होंगे? हाँ, वो तो अब 1000 पैसे बनते हैं, लेकिन हाँ। गारंटी सर, गारंटी कैसी गारंटी? मतलब जैसे 1 रुपए के नोट पे योजना आयोग द्वारा होता है ना, और जी? 10 रुपए का नोट केंद्रीय सरकार, केंद्रीय बैंक छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, हाँ, हाँ। आजो हाँ ये जी। दोनों में किस प्रकार से? अरे अंतर भाई सुस्पष्ट है। 1 रुपए के नोट में 100 पैसे होते हैं और 10 रुपए के नोट में 1 रुपए के 10 नोट होते होंगे। क्यों सर?
तुम प्रश्न अच्छा समझो, अपना विषय क्या देखो बैंक का। नहीं, जैसे नोट की गारंटी रहती सर, स्वर्ण मुद्रा रखने के पश्चात जो है रिजर्व बैंक उसको निकालती है। 1 रुपए के नोट को भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, और 10 रुपए का नोट जो है वो रिजर्व बैंक के द्वारा। जी हाँ। तो बैंक के पास अगर अपन 1 रुपए का नोट लेके जाए तो उसके बदले वो स्वर्ण नहीं देता, जबकि 10 रुपए के नोट पे स्वर्ण देने के लिए अब वो अधिकृत है। अधिकृत है। इसलिए कि सर क्या है कि जो न्यूनतम निधि प्रणाली के तहत पहले तो स्वर्ण मुद्रा और रजत मुद्रा और इसके आधार पर तो धात्विक मूल्य और उसका जो मूल्य है वो बराबर होता था, तो उसमें कोई झंझट नहीं। अब जैसे अभी प्रश्न किया, मान लीजिए कागज का नोट है, 10 रुपए का नोट है, लेकिन उसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब ये लिख के देते हैं कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। उसके पीछे न्यूनतम निधि प्रणाली के तहत उसकी गारंटी रहती है। जो न्यूनतम निधि प्रणाली हमारे यहाँ संचालित है, जिसके आधार पर नोटों का निर्गमन होता है, उसमें एक न्यूनतम निधि निश्चित कर देती है सरकार, और वो उसके आधार पर बैंक गारंटी देता है। जी थैंक यू सर। अरे हेलो सर, ऋण पत्र और विनिमय बिल क्या होता है? विनिमय बिल। यस सर। देखो, प्रश्न गंभीरता से करो, प्रश्न आराम से पढ़ लो, उसमें क्या लिखा है। विनिमय बिल बोलो। हाँ पढ़िए। विनिमय बिल जी सर, ऋण पत्र और विनिमय बिल क्या होता है? ऋण पत्र, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, अर्थशास्त्र में टेंशन मत लो। ऋण माने उधार, पत्र माने पत्रक, उसका कागज दस्तावेज है ना। तो ऋण पत्रक, जब भी हम ऋण लेते हैं तो कागजात ऋण पत्रक पर वो रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि हम उस पर अपने हस्ताक्षर भी करते हैं, वो बंधक हो जाता है। उसकी जो शर्तें हैं उसके द्वारा हम बंधे रहते हैं, उस ऋण, वो कहते हैं उसको ऋण पत्रक। अब विनिमय बिल आप बोल रही हो, विनिमय बिल जो कि आयात निर्यात से संबंधित। अब मान लीजिए हमने जापान से कोई चीज खरीदी, तो वो हमने जापानी मुद्रा में हमें उसका भुगतान करना होगा, तो हम उस विनिमय बिल को बैंक में जमा करेंगे, विदेशी विनिमय बैंक में, और विदेशी विनिमय बैंक हमसे वो संबंधित देश की मुद्रा और हमारे देश की मुद्रा का जो भी अनुपात होगा, है ना, उसके अनुरूप वह उस देश की मुद्रा में भुगतान कर देगा। उसको विनिमय बिल बोलते हैं, एक्सचेंज बिल जिसको बोलते हैं। थैंक यू सर। ओके। ठीक भाई, कोई और? जानकारी लेना चाह रहा था कि जैसे रिवर्स रेपो दर और रेपो दर में क्या अंतर है सर? वैसे जी, रिवर्स रेपो दर और रेपो दर में क्या अंतर है सर? इनमें जो प्रमुख अंतर रहते हैं वो क्या क्या अंतर? थोड़ा सा भाई माइक को अच्छे से करके बोलो, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि रिवर्स रेपो दर और रेपो दर में क्या अंतर रहता है, इसमें जो प्रमुख अंतर आपसे पहले किसी बच्चे ने पूछा था, अगर ऋण जमा और ऋण देने का अनुपात जो सरकार वो जो बैंक निर्धारित करता है, बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक, उसमें परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि उसको कम कर देता है, उसको हम रिवर्स, जैसे कि अंग्रेजी का हिंदी में बोलेंगे, कम कर देता है, घटा देता है ना, तो ऋण देने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। अगर उसको बढ़ा देता है, ऋण देने की क्षमता घट जाती है। सीधी सी बात है। देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कभी भी शब्दों को आप इसमें देखिए कि सीधी बात है कि बैंक मुद्रा व्यापारी ही नहीं है, मुद्रा निर्माता भी है। बैंक जो ऋण देता है उसके द्वारा वो पैसे को कमाता है, धन को कमाता है। लेकिन अगर देश में पैसा अधिक पहुंच जाए और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाए जो कि महंगाई का कारण बनती है, तो वह रिवर्स रेपो रेट लागू कर देते हैं कि भाई आपको जो है ऋण देने की क्षमता आपकी घटाई जाती है, ताकि लोगों को ऋण के रूप में अधिक पैसा प्राप्त ना हो। अच्छा, आप लोगों की परीक्षाएं कब से हैं? दिसंबर में है सर।
अच्छा, आपका ये वो जीवाजी यूनिवर्सिटी है ना? यस सर। चलो, सबको परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी तरह से पढ़िएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद कीजिए। सबसे बड़ी बात, मैं एक बात बता दूं कि अगर आबा और सा 3 श्रेणियों में प्रश्न पत्र आते हैं तो क्रमशः पहले आ कीजिए, फिर बा कीजिए, फिर सा कीजिए, और आ बड़े बड़े अक्षर में लिखिए कि आके प्रश्न कर रहा हूँ, बाके कर रहा हूँ, साके कर रहा हूँ। ओके, धन्यवाद। क्या सर? बहुत धन्यवाद सर एक